देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश की बहुत सी प्रतिभाओं को कभी कोई मंच ही नहीं मिल पाता। इसीलिए उत्थान एवर फाउंडेशन की मुहिम इंस्पायर टैलेंट कोशिश है ऐसी प्रतिभाओं को मंच और प्रोत्साहन देने की जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि उत्थान एवर फाउंडेशन के फाउंडर देश के युवा सेल्फ मेड युवा एंटरप्रेन्योर मिस्टर गोविंद भादु का मानना है कि अगर देश की प्रतिभाओं को अनुकूलित वातावरण, सही मार्गदर्शन और उचित समय पर उचित मंच मिले तो वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेश। आपका स्वागत करता हूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है बीकानेर डायरी। बीकानेर डायरी में हम आपको ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों से मिलाएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और देश के यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। और इसी बीकानेर डायरी के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं बीकानेर के पहले आरजे, बीकानेर के सबसे लोकप्रिय रेडियो जॉकी और बहुत ही खूबसूरत कलाकार आरजे रोहित भैया, बहुत बहुत स्वागत आपका बीकानेर डायरी में अपनी तरफ से और तमाम बीकानेर की तरफ से करता हूं। बिल्कुल नरेश, आपको और हमारे जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। उत्थान एवर फाउंडेशन और जो इनके फाउंडर हैं गोविंद जी, आप सब लोग मिलकर के जिस तरीके से समाज में एक सकारात्मक मुहिम चलाने की कोशिश आप लोगों ने की है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का समय ऐसा है जहां पर हमें इस नेगेटिव दौर से बाहर आने के लिए पॉजिटिविटी की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाए। तो ये जो आप लोगों का प्रयास है ये बहुत सराहनीय है। मैं आप लोगों की टीम को मैं अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि समाज की धुन बदलने का प्रयास जारी रहना चाहिए। थैंक यू सो मच रोहित भैया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपने अंदर के एक आर्टिस्ट को कब पहचाना और कब आपको लगा कि आपको कला के क्षेत्र में जाना है? नरेश, ऐसा है कि बचपन से ही मैं थोड़ा सा चंचल स्वभाव का हूँ जी। तो क्या है कि जब हम स्कूल में थे तो शनिवार को बाल सभाएं हुआ करती थी। बिल्कुल। तो मैं मेरी स्कूल में मतलब सबसे आगे रहता था इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए। कुछ नाटक नौटंकियां करना, कुछ पहेलियां जोड़ करके या इधर उधर से पढ़ करके पहेलियां अपनी प्रस्तुत करना, चुटकुले प्रस्तुत करना, गीत प्रस्तुत करना। तो ये सब मैं क्या है कि स्कूल के टाइम से, प्राइमरी स्कूल के टाइम से ये सब कर रहा था। स्कूल टाइम जब मेरा कंप्लीट हो गया तब हमारे शहर के जो वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार हैं मिस्टर हरीश बी शर्मा जी, तो वो क्या है कि पहले से ही क्या है कि फैमिली फ्रेंड थे, तो वो पहले से ही साहित्य और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने एक नाटक किया था 98 में, शराब। अच्छा। उनका लिखा हुआ था और उन्होंने वो किया था, तो उसमें मुझे भी उन्होंने शामिल कर लिया कि चल कुछ करते हैं। तो ऐसे करके वो मेरी नाटक में शुरुआत हुई। पहला वो मेरा थिएटर था, प्ले था, जब बीकानेर के टाउन हॉल में 98 में इसका मंचन हुआ था। और उसके बाद में फिर बाकी जो टीमें हैं बीकानेर में रंगमंच से जुड़ी हुई, तो सभी से जुड़ना और नाटक करना। और फिर वो मेरे इंटरेस्ट जो मेरा था, जो प्राइमरी टाइम में था, तो वो क्या है कि मेरा थोड़ा और बढ़ने लगा, क्योंकि मंच पर तो पहले से ही था मैं। बिल्कुल। लेकिन किस तरह के मंच पर जाना है और किस तरह से अपनी प्रतिभा को मतलब आगे लेकर के आना है, तो वो जो दबी हुई जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं बाहर आने लगी। और करीब 15 प्लेज मैंने किए हैं नेशनल लेवल पर और उसके 40 के करीब शोज किए हैं। और उन्हीं दिनों में एक एनजीओ है हमारे शहर का, विजय जी शर्मा और अनूप सिंह जी ने शुरू किया था, जो थिएटर के नाम है। तो उनके साथ में जुड़े और सामाजिक जागरूकता के प्रोजेक्ट्स हम किया करते थे, भारत सरकार के और यूनिसेफ और राज्य सरकार के, बीकानेर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी। तो नुक्कड़ नाटकों के जरिए हम अलग अलग एरियाज में जाकर के हम लोगों को किसी समस्या या रोग को लेकर के जागरूक करते थे। तो 98 से लेकर के 2006 तक ये सिलसिला करीब 8 साल चला और राज्य भर के और देश के भी 4-5 राज्यों में भी करीब 1000 नुक्कड़ नाटक हमने किए हैं। रोहित भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि
बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद बीकानेर को पहली बार एफएम मिला, बिग 92.7 एफएम के रूप में, और साथ ही साथ बीकानेर को मिला बीकानेर का अपना पहला आरजे रोहित, जो बिग चाय के साथ तब से लेकर अब तक लोगों को सुबह उठाते हैं और उनकी सुबह को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो बिग एफएम के साथ आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप आरजे बने, इसके बारे में ज़रा बताएं हमें। जी, बिग एफएम तो लाइफ का मतलब धुन बदलो मोमेंट है, एकदम टर्निंग पॉइंट है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा, जब रेडियो से जुड़ाव हो गया था जनवरी 2002 में जी। इससे ठीक 2 महीने पहले दिसंबर 2001 की बात है, जब मैं अपने मित्र, जो रंगमंच के हमारे जो मित्र हैं, मिस्टर राम सहाय हर्ष और जयदीप उपाध्याय, रोहित बुड़ा, तो इनके साथ में मैं क्या कि एक बार दिसंबर 2001 में एक दिन खड़े थे, तो वो लोग क्या है कि आकाशवाणी बीकानेर में ऑडिशन दे करके आए थे जी उन्हीं दिनों में, और उसी टाइम मेरा मिलना हुआ, तो उन्होंने बातचीत करते करते यही बात बोली कि अरे यार रोहित, तू भी ऑडिशन दे, युवाणी के अभी वो चल रहे हैं, आकाशवाणी में अनाउंसर के भी चल रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार मैं कैसे ऑडिशन दे सकता हूँ, मेरे को अरे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। क्या? मैंने कहा, उन्होंने फिर हौसला अफजाई की, फिर हरीश भी शर्मा वो जुड़े हुए थे ही, उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया कि वहाँ पर किस तरह से क्या होता है। तो फिर 5-7-10 दिन में ऑडिशन हुए थे, तो मैं ऑडिशन देने के लिए गया और वहाँ पर जो कैजुअल अनाउंसर के रूप में मेरा सिलेक्शन हो गया था। क्या बात है। और साथ में युवाणी कंपेयर का भी मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। कैजुअल अनाउंसर की मैंने ट्रेनिंग ले ली थी जी, है ना, पर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे उसमें कुछ क्रिएटिव काम नहीं लग रहा था। लेकिन युवाणी कंपेयर एक शो के कंपेयर आप जब बनते हैं तो आपको कुछ क्रिएटिव करने का मिल रहा था, तो मेरा मन उधर था। जबकि कैजुअल अनाउंसर थोड़ा सा ऊंची परीक्षा होती है, आपका एक और वो होता है, पर पद से अपने को मतलब नहीं था। काम से मतलब था कि अपने इंटरेस्ट कहाँ पर आपका होता है, जहाँ कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिले। तो जनवरी 2002 में युवाणी से मैं कनेक्ट हो गया, युवाणी शो किए मैंने। जब बीकानेर में पता चला कि एक एफएम आ रहा है और उसके लिए ऑडिशन और ये सब लिए जा रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर ऑडिशन दिए थे और फिर सिलेक्शन हो गया, और दिसंबर 2006 में मैंने बिग एफएम ज्वाइन कर लिया था। और तब से आपकी आवाज़ बच्चे के कानों में मीठे रस घोल रही है और बहुत लोग चाहत के साथ आपको सुनते हैं और बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग आपकी बीकानेर में बनी हुई है। ये सब ईश्वर का है दिया, अपना कुछ नहीं है, क्योंकि आवाज़ भगवान ने दी है और पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, पाल पोस करके माँ बाप ने किया, ठीक है। तो सब कुछ माँ बाप का और ऊपर वाले का है, हमने सिर्फ कोशिश की है। बिल्कुल। रोहित भैया, आपको 2019 में इंडिया के बेस्ट आरजेस में से चुना गया, उनकी लिस्ट में शामिल किया गया, तो उस पल के बारे में बताइए, और ऐसे कौन कौन से अचीवमेंट्स आपके अब तक रेडियो की लाइफ में रहे हैं। 2019 में जो था, एक्चुअली हम जो काम करते हैं ये पॉजिटिव अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। वैसे तो रेडियो एक इंफरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन देने का एक जरिया है, तो सिर्फ मनोरंजन ही करना हमारा काम नहीं रहा। हमने इसको थोड़ा सा अलग वे में प्रस्तुत किया कि जब हमें पता है कि हमें हजारों लोग सुन रहे हैं, हमारा शहर हमें सुन रहा है, तो क्यों ना हम उसका, इस मंच का जो उपयोग है वो किसी इस काम के लिए किया जाए कि वो समाज के लिए एक मतलब एग्जाम्पल बने, मतलब पॉजिटिव अवेयरनेस के लिए और पॉजिटिविटी के लिए बात करना। ऐसे ही जिस तरीके से उत्थान एवर फाउंडेशन, जिस तरीके से जैसे आपने बताया कि नए नए लोगों को लाना, तो मंच देना और नई नई बात करना, लोगों की विचारधारा को हम किस तरह से पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं, किस तरह से उसको बदलने का प्रयास कर सकते हैं, तो उसके लिए काम करना। तो पॉजिटिव अवेयरनेस के लिए हम इतने साल से काम कर रहे थे। इंडिया रेडियो फोरम करके एक ऐसी संस्था है हमारे देश की जो रेडियो की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है। वो जिस तरह से फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, एक साल में 100 मूवीज रिलीज हुई, उनमें से टॉप 10 को सिलेक्ट करना, फिर पब्लिक वोटिंग के जरिए, पब्लिक इंटरेस्ट के जरिए उनमें से किसी बेस्ट मूवी को अवार्ड देना। जैसे फिल्म फेयर होता है वैसे ही IRF अवार्ड्स होते हैं हमारे इंडिया रेडियो फोरम की तरफ से। तो उसमें जो पूरे इंडिया में जितने भी रेडियो चैनल्स हैं, तो कौन सा आरजे किस लेवल का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कौन सा शो
बढ़िया है, कौन सी एक्टिविटी या मुहिम ऐसी है किस रेडियो चैनल की जो बढ़िया है, तो उनको वो नवाजते हैं। तो ऐसे ही 2019 में था जब हमें पता चला कि इंडिया रेडियो फोरम की तरफ से हिंदी स्पीकिंग मार्केट, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी होती है, मेट्रो कैटेगरी अलग होती है, छोटे शहरों की कैटेगरी अलग होती है, तो हिंदी स्पीकिंग मार्केट जो होते हैं छोटे शहरों की जो कैटेगरी होती है, तो उसमें कुछ आरजेस जो नॉमिनेशन के लिए लिए गए थे, जिनका काम इंडिया रेडियो फोरम को लगा कि ये कुछ अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ प्रयास करें, तो वो नाम वहाँ पर सेलेक्ट हुआ बीकानेर से आपके साथी का। रोहित भैया, आपने पॉजिटिविटी की बात की। मैं हमेशा आपको देखता हूँ, आपसे मिलता हूँ, आपके सोशल मीडिया को देखता हूँ, तो आप रेडियो के साथ साथ अपनी जो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है किसी भी इंसान की, उसे आप बखूबी निभाते हैं, समाज के लिए बहुत से कार्य करते हैं, और आपके अंदर मैंने हमेशा समाज में कुछ परिवर्तन लाने की एक ललक देखी है। तो ये सामाजिक कार्य जो आप करते हैं पर्सनल लेवल पर, इनकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और कैसे शुरुआत हुई इसकी? एक बार क्या हुआ नरेश की, मैं जब अपने घर से बाहर निकल करके कहीं जा रहा था, तो 3 छोटे छोटे बच्चे जो मांगने वाले होते हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुंवर सा 1 रुपया दो। अच्छा। तो उन्होंने जो मेरे को बोला ना कुंवर सा, तो ये नाम मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। मैं भी टीन एज की उम्र थी, मेरी 17-18 साल थी, और मेरी कोई औकात नहीं, ठीक है, और कोई बच्चा मेरे को मतलब इतना बड़ा मान दे रहा है, क्या बात है। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को खुशी हुई, मैंने कहा 1 रुपए के क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि बिस्कुट खाऊंगा। अच्छा। बिस्किट खाएंगे, टॉफी खाएंगे। तो मैंने कहा 3 जने हो, 1 रुपए में तो होगी नहीं, 1 रुपया बहुत था, ठीक है। 1 रुपए का अखबार बिकता था, 1.5 रुपए का उस टाइम। तो उनको लेकर के मैं पास की दुकान गया, मैंने उनको अंकल को बोला कि इन तीनों को 1-1 रुपए की जो भी चीज़ चाहिए आप दे दो। तो उन्होंने बिस्किट और टॉफ़ी जो भी चाहिए थी वो दे दी, ठीक है, और वो मैंने 3 रुपए उनको दे दिए। 3 रुपए मेरे लिए बहुत बड़े थे। तो वहाँ से वो जो भाव आया ना कि उन्होंने, बच्चों ने कुछ मेरे से मांगा, मैंने दे दिया, और कुंवर सा जो उनका कहना था, तो मैंने कहा कि 1 रुपए के लिए इन्होंने मतलब इतना बड़ा नाम दे दिया मेरे को। तो अगर थोड़ी करके किसी की मदद की जाए तो वो कितनी दुआएं भी देंगे मेरे लिए। तो क्योंकि वो बच्चे बड़े खुश हुए, 5-7 साल के बच्चे थे, तब से लेकर के ये भाव जागा। और मैं क्या कि अपने पूरे 12 महीने की सैलरी में से 1 महीने की सैलरी मैं सेव करने लगा, और सिर्फ लोगों के किसी न किसी रूप में भले के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कोई मदद करने के लिए आप करते रहते हैं। रोहित भैया, बहुत से यूथ हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपको आइडल मानते हैं, या रेडियो के क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, रेडियो से प्यार करते हैं, तो उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो किस तरह से रेडियो के क्षेत्र में आ सकते हैं, और रेडियो में करियर की संभावनाएं यूथ के लिए, और स्पेशली हमारे बीकानेर, राजस्थान, यहाँ पर कितनी है? देखिए, रेडियो में आने के लिए क्वालिफिकेशन तो आपको ग्रेजुएशन की ही ज़रूरत है, और उसके अलावा 3 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए: क्रिएटिविटी जी, कम्युनिकेशन और कनेक्शन। तो 3 चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कनेक्शन। अगर आप इन 3 चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें तो। आपने इतना खूबसूरत समय हमें यहाँ पे दिया, और उत्थान एवर फाउंडेशन की तरफ से इंस्पायर टैलेंट से इंस्पायर्ड हमारा ये बीकानेर डायरी शो है, उत्थान एवर फाउंडेशन और गोविंद जी भादू, उनकी तरफ से ये मोमेंटो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ, ताकि आप ऐसे ही पॉजिटिविटी की स्प्रेड को आगे शेयर करते रहें, बीकानेर का नाम रोशन करते रहें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें जी। थैंक यू सो मच हमारे इस शो में पधारने के लिए, आपने इतना खूबसूरत समय दिया, थैंक यू वेरी मच। नरेश, आपका और उत्थान एवर फाउंडेशन का, गोविंद जी जो इनके फाउंडर हैं, इन सभी का मैं आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसा मंच दिया जहां पर मैं अपनी बात रख सकूं जी। मैं अपने मंच के ज़रिए तो मतलब इतने साल से बात कर ही रहा हूं, लेकिन एक और ये आपका जो मंच है, तो ये भी आपने मुझे दिया। होता क्या है कि हम सभी लोग एक दूसरे को देख करके सीखते हैं, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर मुझ में कहीं 1% भी कुछ अच्छी बात है और वो कोई सीख सके, प्रेरित हो सके, तो ये बहुत बढ़िया बात होगी।
आपसे कोई सीख सके, गोविंद जी से कोई सीख सके, जो भी इस तरह का काम करता है पूरे शहर में, समाज में, जो पॉजिटिव वे में, और उनसे सभी लोग कुछ थोड़ा थोड़ा करके भी हम सीखेंगे तो क्या है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो आप लोगों का ये जो प्रयास है पॉजिटिविटी का, ये बना रहे और आप ऐसे ही हमारे शहर की और समाज की प्रतिभाओं की, लोगों की जिंदगी की धुन बदलते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।